आज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक जो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली ये टॉपिक सबसे पहले पहला ही चैप्टर था हिस्ट्री में, ये आप लोगों ने अप्रैल मई में आप लोगों ने किया होगा। इसलिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा इस समय कुछ दिक्कतें हो रही हो, कुछ भूल रहे हो आप लोग। ये पेंटिंग है, पेंटिंग के आपको पेंटर का नाम आप लोग को याद ही होगा, फेडरिक सोरियो। इनका नाम याद रखिएगा, इनके ऊपर अक्सर सवाल आया करते हैं, फेडरिक सोरियो के ऊपर। ये एक पेंटिंग है, ऊपर हेवन में क्राइस्ट हैं और भी तमाम देवी देवता हैं, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ये पूरी दुनिया भर से सब लोग चले आ रहे हैं। इन सब लोगों की डिमांड है कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए। 1848 की जहां हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय तक नेशन स्टेट नहीं है। उस समय तो थोड़े किसी भी कंट्री में जो पुराने कंजर्वेटिव लोग हैं, जो फ्यूडल सिस्टम है, वो डोमिनेट कर रहा है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट वेट मेजर्स हैं, डिफरेंट लेंथ नापने के डिफरेंट तरीके हैं, और एक ही कंट्री में ढेर सारे कस्टम बैरियर्स हैं। सिर्फ जर्मनी में आपको 11 बार आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी एक एरिया से दूसरी एरिया में जाने में। जैसे छोटे छोटे राजा टाइप की समझ लीजिए, छोटी छोटी जमींदार चीजें हैं जिनको जो लगभग अपनी एरिया में इंडिपेंडेंट है। उनकी अपनी करेंसी है, अपने वेट एंड मेजर्स हैं, अपने तौर तरीके हैं। और तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से पूरे वर्ल्ड भर में डिमांड होने लगी थी कि अब सब लोग एक नेशन स्टेट बनाएंगे जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर होगी। और वो सेंट्रलाइज पावर जो है, वो उस पूरी एरिया के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ रहेगा, एक यूनिफॉर्म करेंसी रहेगी, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स रहेगा, और एक कॉमन कस्टम सिस्टम रहेगा जिससे ट्रेड बढ़ सके। ये वो पीरियड है जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो काफी हद तक हो चुका है। रेलवे भी आ चुकी है, लगभग रेलवे, थोड़ा बहुत रेलवे का भी शुरू हो चुका है। रेलवे भी आ चुकी हैं, इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। ये है कि इसका एक्सपेंशन होना है। और एक नया मिडिल क्लास उभर के आ चुका है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो अब तैयार हो रहे हैं कि हम लोग एक जो पुराना सिस्टम है जिसमें कि फ्यूडल लॉर्ड होते थे, जिसमें एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वो अब नहीं चलेगी। जिसमें कुछ फैमिलीज का रूल था, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हुआ करती थी। क्लियर? कुछ थोड़े बहुत नाम होंगे जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, उसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। एक बार हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा नाम इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को हम बता देंगे। और ये पेंटिंग है, देखिए, ये पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं कि हमको भी नेशन स्टेट चाहिए। यूएस से आगे निकल चुका है, ये स्विट्जरलैंड आगे निकल चुका है, और फ्रांस जस्ट पहुंचने वाला है। यूएस से स्विट्जरलैंड तो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं, फ्रांस पहुंचने वाला है। और फ्रांस के पीछे पीछे देखिए ये जर्मनी आ रहा है, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के पीछे पोलैंड है। तो ढेर सारे, लगभग सभी ढेर सारे देश चले आ रहे हैं। 1848 की ये जो पेंटिंग है, ये सूर्यो ने बनाई थी। 3 पेंटिंग्स की सीरीज थी। इस पूरे चैप्टर भर में हम लोग इन्हीं 3 पेंटिंग्स के बारे में, इन 3 पेंटिंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इन 3 पेंटिंग्स में जो आइडियाज जो दिए गए थे वो हम लोग पढ़ेंगे। और जो पुरानी चीजें हैं वो देखिए, ऐसे जमीन पर सब पुराने इंस्टीट्यूशन सब उठा कर फेंक दिए गए। अब राजा नहीं चाहिए, वो अब एरिस्टोक्रेट नहीं चाहिए, वो पोप की पावर नहीं चाहिए, वो चर्चेस की पावर नहीं चाहिए। अब मिडिल क्लास आ गया है, वो पावर की डिमांड कर रहा है। और केवल मिडिल क्लास ही नहीं, इसमें जो पुअर जो पब्लिक है, जो सर्फडम है, उन्होंने भी अपने पूरे चीजों के लिए फाइट करी है। वुमेन्स की पोजीशन अच्छी नहीं थी, वुमेन्स ने भी अपने पूरे स्ट्रगल करे। स्टार्टिंग में तो पहले तो राजा से हट करके पावर जो है मिडिल क्लास के पास पहुंची, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो स्कूल टीचर हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो फर्म के मैनेजर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास दोबारा पैसा आ गया है, कुछ पैसा भी आ गया है, कुछ पावर भी हो गई है, और पुराना सिस्टम बदल गया है। आइए हम लोग उस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पेंटिंग आप लोगों ने देखी ली, आप लोगों ने। एक वर्ड इसमें है एब्सोल्यूटिस्ट।
एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि जो चीज एब्सोल्यूट हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो मर्जी वो करे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जो उनकी मर्जी होती है। राजा समझ ली, राजा के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो राजा के मन में आ गया उन्होंने बोल दिया, राजा उसी को बोलते हैं। एक गवर्नमेंट या एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई कोई रिस्ट्रेंट ऑफ पावर नहीं एक्सरसाइज किया जा रहा, वही जो आपको बोल रहे हैं, उनके पावर पूरी तरीके से जो मर्जी है। और उटोपियन एक है ये, एक ये आदर्श स्टेट की कल्पना, ये पुराना, ये प्लूटो की कल्पना थी उटोपियन, कि एक ऐसा एक आदर्श स्टेट रहेगा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा, जिसमें सबके पास इक्वल पावर होंगी, इक्वल राइट्स होंगे। राम राज्य जैसी कोई चीज समझ लीजिए, वो आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आता। उटोपियन एकदम आइडियल स्टेट है जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पी लेते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब लोग बराबर, राम राज्य है। इसके ऊपर एक थॉमस मूर ने एक बुक लिखी थी कि व्हाई द उटोपियन स्टेट इज नॉट पॉसिबल। अभी नहीं, बाद में, ये समर वेकेशन में जिन लोग को ह्यूमैनिटीज में एंट्री लेनी है वो लोग की किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, थॉमस मूर की। इनफैक्ट एक इरविंग वैलेंस की बुक है प्राइजेस, उसको पढ़े, उसमें भी थॉमस मूर का पूरा है, पूरा दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं क्या। तो ये हम लोग ने इसके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत हम लोग ने कर लिया है, और ये एब्सोल्यूट ही एक वर्ड नया था। नेशन क्या है, व्हाट इज नेशन? ठीक, आप लोग इंडिया में रहते हैं, ये क्या है इंडिया? कॉमन लैंग्वेज नहीं, कई सारी लैंग्वेज, तमिल है, मलयालम है, बंगला है, हिंदी है, उड़िया है, ढेर सारी लैंग्वेजेस। कॉमन हिस्ट्री, नॉट ओनली कॉमन हिस्ट्री, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होना चाहिए। इधर की हिस्ट्री कुछ और रही है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री कुछ और रही है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई और हिस्ट्री रही है। बेसिकली वो जो कॉमन स्ट्रगल है, जो कॉमन कल्चर है, जो ये कॉमन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, उससे बहुत सारी चीजें सब लोग आपस में जुड़े, एक किसी कॉज के लिए सबने आपस में लड़ा। और कॉमन हिस्ट्री तो है ही है, एक जगह से दूसरी जगह इफेक्ट हुआ करता था। अशोक भी पहुंचते हैं साउथ तक, और राजेंद्र चोल के, अगर राजेंद्र चोल ने वहां पे अगर मंदिर बनवाए हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, सब जगह पे अगर कब्जा किया हुआ था, तो उसका फर्क आपको नॉर्थ इंडिया में भी मिलेगा। भी जो ये जहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जन्मभूमि में, वहां पर भी साउथ इंडिया के हिसाब से मंदिर बना है, ना कुछ टाइम। चलिए हम लोग यूरोप में चलते हैं, मंदिर में कहाँ हम लोग पहुंच गए हम लोग। एक्चुअली चारों तरफ मंदिर मंदिर रहता है तो मुंह से निकल गया। A nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion, sacrifice and devotion. तो भगत सिंह दोनों जगह पे, हर जगह पे मिलेंगे। वो जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो इंडाइवर्स है, आई हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस द नेशनल आइडिया। तो ये जो कॉमन ग्लोरीज हम लोग वहां से निकालते हैं, जो हम लोग की जो सोशल कैपिटल है, ठीक है, और यू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, जो हम लोगों ने साथ में बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। टू विश टू परफॉर्म स्टीमर, और इतना ही नहीं है, अब हम लोग दोबारा हम लोग को कोशिश करनी है, किसी भी कंट्री की बात हो, दोबारा उसको आगे बढ़ना है। कॉमन गोल है कि हम लोग दोबारा हम लोग पूरे वर्ल्ड भर में विश्व गुरु बन जाएंगे, जैसे इंडिया के लिए। ये जो एसेंशियल कंडीशंस है लोगों की, वो नेशन कहलाती है, और एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी होती है। उसका जो एग्जिस्टेंस है इज अ डेली प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट मतलब जहां पब्लिक ओपिनियन काउंट करती है, लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। जो प्रोविंस है उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं,
अगर इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, अगर किसी से बात करनी है, किसी से अगर कंसल्ट लेना है, तो जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी नेशन का जो रियल इंटरेस्ट होता है, the real interest in never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. किसी बिना विल के किसी को आप अपने अंदर नहीं आप शामिल कर सकते। जो जहां के लोग आपके जहां के लोग रहना चाहेंगे साथ में, सिर्फ वही लोग आते हैं, वो लोग मिलकर के एक देश बनाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग, और ये जरूरी भी है। ये जो एग्जिस्ट, ये गारंटी है लिबर्टी की, वो जो नहीं रहेगी अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक मास्टर रहेगा, वन लॉ और वन मास्टर रहेगा, तो वो लिबर्टीज खत्म हो जाएगी। इस बात की गारंटी होती है स्टेट। तो ये नेशन स्टेट जो है ये है, और एक डिसेंट, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन आइडेंटिटी। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ रही है? जो लोग मौजूद हैं उन लोग को पूरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े हम लोग। ये बेटा शुरू हो रहा है, ये था बैकग्राउंड। क्लियर? अब यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी का इसको हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन आप लोग ने जानते ही हैं आप लोग। यहां पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट आए थे, और पहली बार पब्लिक रिवोल्ट करती है। इसके अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट में, और जो क्वीन थी उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। क्वीन ने कहा था, क्वीन मैरी उस समय थी, उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था खाने के लिए नहीं है, ब्रेड नहीं। उन्होंने कहा ब्रेड नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते हैं? उन्होंने कहा खाने के लिए रोटी नहीं है। उन्होंने कहा रोटी नहीं तो लोग पराठा खाइए ना, पूड़ी खा लीजिए, इसमें प्रॉब्लम किस बात की रोटी नहीं है? तो क्वीन वॉज नॉट इवन नोइंग दोज थिंग्स। ब्रेड नहीं तो केक खा लीजिए। तो लोग कहते ब्रेड तक नहीं है, केक तो बड़ी बात हो गई थी। उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो कहते हैं कि रात भर में उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। और ये जो बाल सफेद होते हैं, जो लोग चिंता में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तब बाल जल्दी सफेद होती है। एज तो अपना एक अलग फैक्टर में, तो सभी बाल सफेद ही हो गए। और चिंता आप ही लोग की ज्यादा रहती है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो था वो 1789 में है। ईयर जरूर याद रखिएगा। आप लोग ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने बहुत डिटेल में आप लोग ने इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा हुआ था। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे उनको खत्म कर दिया गया वहां से, और जो सॉवरेनिटी जो थी, जो कि उसके ऊपर कोई नहीं है, वो जो रूलर के ऊपर हुआ करती थी, वो सॉवरेनिटी शिफ्ट हो गई रूलर से सिटीजन्स के पास। सिटीजन्स मीन्स द इलेक्टेड ग्रुप ऑफ सिटीजन, द पार्लियामेंट। सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी फ्रेंच सिटीजन्स नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड फ्रेंच सिटीजन्स है। हाँ, बाद में लिख लीजिएगा, अभी चुपचाप सुन लीजिए 5 मिनट या, अभी तो सब रिकॉर्डेड ही होगा, फिर बाद नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, लिखिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। Dominated from the monarchy to a body of French citizens। ये जो फ्रेंच सिटीजन्स हैं, इसमें सभी फ्रेंच सिटीजन्स नहीं है, हमने पहले भी बताया था। इसमें वुमेन्स नहीं है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी नहीं है। और अब ये लोगों को नेशन बनाना था। एकदम स्टार्ट से जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें कई प्रैक्टिसेस शुरू करी, और जो एक आइडिया आई, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटियन, द फादरलैंड एंड द सिटीजन। ये रिलेशन है। उसके पहले राजा जो था, जो राजा होता था, वो भगवान से एक सीढ़ी कम था बस। गॉड, गॉड के बाद फिर किंग, और किंग के बाद फिर बाकी लोग सिटीजन्स, और सर्वडन तो उसके भी नीचे।
तो ये फादरलैंड और सिटीजन्स के बीच का ये रिलेशन बने। emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। अब सबको राइट्स चाहिए थे, और उसके लिए सबसे पहले क्या चीज आई, ये फ्रेंच फ्लैग। फ्रेंच फ्लैग, नया झंडा आया, वो रिप्लेस किया गया जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड था। झंडा बदलने से सारी स्थितियां बदलती हैं। एक सिंबल होता है, ठीक है ना, वो एक सिंबॉलिक काम करता है। जैसे अभी यहाँ पे अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोग्राम हुआ था, तो सब घरों में लोगों ने भगवा झंडे लगाए हुए थे जय श्री राम के। दैट वाज अ सिंबॉलिक, वो सिंबॉलिज्म है कि हाँ, कि ये मेजॉरिटेरियन रूल है। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और जो मेन जो हेड होगा वो एक्टिव सिटीजन्स उसको इलेक्ट करेंगे। भाई मतलब जैसे कि वो जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक्टिव सिटीजन्स के, वो लोग मिलके एक स्टेट जनरल चूज करेंगे। और नए टाइम्स कंपोज हुए, ओथ ली गई, एक नया सिस्टम आया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया कि एक यूनिफॉर्म लॉ रहेंगे सभी सिटीजन्स के लिए पूरी टेरिटरी में। इसका मतलब पहले यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, कुछ लोगों को लॉ से बाहर रखा गया था, जैसे जो लोग चर्चेस से रिलेटेड थे। हाँ, क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं देना है, तमाम तरह की सब्सिडीज हैं, ढेर सारी स्टेट फैसिलिटीज मिली होती हैं, और इंटरनल जो हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगा करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी हुआ करती थी। जैसे बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में भी लगी रही, बाद में जब जीएसटी लागू हुआ तब जाकर सारी चीजें यूनिफॉर्म हुई और इंटरनल बैरियर्स भी खत्म हुए थे। और इसके पहले भी हमने आपसे बताया था कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया था, हर जगह पे अलग अलग था। ठीक, हम इंडिया का रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ से आप लोग ज्यादा परिचित हैं। तो एक बीघा की जगह की वैल्यू जो है, मतलब जितनी एरिया आती है, वो बिहार में दूसरी होगी, और इधर ईस्टर्न यूपी में ये मतलब ये अयोध्या में ही दूसरी हो। अयोध्या में एक बीघे में कम जमीन है, और लगभग उसकी दुगनी से ज्यादा जमीन बिहार में एक बीघे में। तो बीघा दोनों बोलते हैं, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। और उसी तरीके से ढेर सारे थे, बीघा भी होता है, स्क्वायर फीट होता है, बिस्सा होता है, गज होता है, मीटर होता है, हम डिफरेंट सिस्टम्स है। ठीक है, तो वो सब खत्म कर दिया गया, एक रहा। और आप लोग साइंस में भी आप लोग भी पढ़ेंगे आप लोग, ये जो फ्रांस में शुरू हुआ था, और आज भी फ्रांस जो है वर्ल्ड का जो पूरे मीट्रिक सिस्टम की सारी डेफिनेशन जो है आज भी पेरिस से ही डिसाइड होती है। वो चाहे मीटर हो, वो चाहे सेकंड हो, और चाहे किलोग्राम हो। वही पेरिस के पास एक गांव है, वहीं पे वहीं से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। गांव जैसे कि दिल्ली के पास गुड़गांव, गांव मतलब वो मत समझ लीजिएगा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, तो जो रीजनल डायलेक्ट्स थे वो डिस्करेज किए गए, और एक लैंग्वेज फ्रेंच इंट्रोड्यूस की गई। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये उस समय वहां के इलीट ग्रुप बोला करता था, जो बड़े लोग होते थे, और उसी में सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और वही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। तो वो अब पूरी कंट्री भर में लागू कर दी गई। रीजनल डायलेक्ट्स जैसे
जैसे अगर हम लोग इधर का हम लोग एरिया हम लोग कोई कंट्रोवर्शियल में हम नहीं जाते हैं, जैसे कि इस एरिया में जैसे हम लोग हिंदी है एक भाषा, उसमें अवधी भी है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है, ये सब अब नहीं ऑफिशियल में नहीं आती है। जो ये आप लोग से बातचीत हमारी हो ही गई है। और जो लोग जिन्होंने पूरा रिवोल्ट किया था उनको रिवोल्यूशनरी कहा गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो अब ये केवल फ्रांस में ही हम लोग कन्फाइंड नहीं रहेंगे, इस पूरी आइडिया को हम लोग ऑल ओवर यूरोप में हम लोग फैलाएंगे। देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात इसलिए नहीं हो रही है कि एक यूएसए तो एक अलग हो चुका था, वो तो ऑलरेडी कंट्री बन चुका था। बाकी वर्ल्ड भर में इन्हीं लोगों की कॉलोनीज है, वहां पे कब्जा है यूरोपियंस का। कहीं पे इंग्लैंड का है, इंडिया में इंग्लैंड का है, तो कहीं फ्रांस का है, कहीं डेनमार्क का है, कहीं इटली का है, तो लगभग सभी कंट्रीज में इन लोगों का पूरा कब्जा था, इंपीरियलिज्म था। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये इसी चैप्टर जो लास्ट में बात आएगी कि कैसे होता था। और जो फ्रेंच पीपल थे इन्होंने अपनी आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए जैकोबियन क्लब बनाए। ये एकदम याद रखिएगा आप लोग, जैकोबियन क्लब बनाए। और ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया, जिनमें से एक ट्री ऑफ लिबर्टी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में भी लगाया था, क्योंकि उस एरिया में फ्रेंच डोमिनेशन था। जब ब्रिटिश पीरियड की बात है उस समय तक ब्रिटिशर्स का पूरे हिंदुस्तान भर में कब्जा नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई यहाँ भी हो रही थी, तो सब तो वहां पे मैसूर में फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। तो वहां पे और टीपू सुल्तान उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। वेरियस किंग्स हुआ करती है, तो जो जैसे कि सिंधिया फैमिली जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेट किया। तमाम फैमिलीज ने ब्रिटिशर्स के साथ, राजा जयपुर, राजा जोधपुर, नवाब ऑफ हैदराबाद, और कुछ लोगों ने फ्रांस के साथ किया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर फॉर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, और which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1790s। तो देखिए ये सब एकदम, तो फ्रांस उनको हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक 1790s तक पहुंचा। ये सब बड़ी खूबसूरत कंट्रीज हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं। कभी आप लोग गूगल पर लगे जेल देखिएगा आप लोग हॉलैंड की या बेल्जियम को, आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। सिर्फ जेल देख लेंगे तो आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। यहाँ के होटल से तो बेहतर जेल, बाकी तो लाइफ की तो बात ही नहीं कर। खैर उस टाइम पर स्थितियां दूसरी है, लोगों को कुछ नहीं मिला है, तो आर्मी जो है फ्रेंच आर्मी वहां पे पहुंचे कि इनको भी हम नेशनलिज्म की का बताएंगे। और यहाँ भी लोगों का कि जो लोग हैं उनको राइट मिलने चाहिए। ये पूरी आइडिया होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, उस आइडिया से सपोर्ट होता है। जैसे इंडिया की पूरी वैल्यू बाहर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इनइक्वलिटीज, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना यहाँ पे नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर देखें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो उतना नहीं है। दो अब ये नंबर 4 नंबर 5 पे है इस समय, ये जीडीपी के हिसाब से नंबर 5 पे है इस समय। लेकिन जिस बात की इज्जत है वो आपकी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के नाम पर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड भर में इज्जत की जाती है कि इतने बड़े लोग जो हैं और इतनी एक डेवलपिंग नेशन जो है, ये कैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी संभली हुई है। इट इज वन ऑफ द वेरी रेयर कंट्रीज जहाँ पे इतनी किसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुली रन कर रही है। कुछ लोग हंस रहे हैं। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे, आप इसी साल हो जाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कमिंग बैक टू द वर्ल्ड, तो जो फ्रेंच आर्मी जो है वो एक नेशनलिज्म को वो लोग अपनी कंट्री के बाहर भी, लेकिन हम आपसे बात ये करना चाहते हैं कि एक आइडिया को बाहर लेकर के जाना, जैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज को बाहर लेकर के निकले और इंडिया को भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। एकदम लास्ट में इंडिया फिर वो नहीं रहेंगे।
उससे बात गड़बड़ होने लगेगी, हम लोग का सोचने का तरीका गड़बड़ हो जाएगा। ये फिर एक मैप देखिए हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप, ये रशियन अंपायर। रशियन अंपायर ने पोलैंड पे कब्जा किया है। ये प्रूशिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये इंग्लैंड, इंग्लैंड यूरोप के बाहर है, इंग्लैंड कॉन्टिनेंट के बाहर है, बीच में इंग्लिश चैनल आती है, उसकी वजह से यूरोप बाहर हो जाता है, कॉन्टिनेंट अलग है। और ये अफ्रीका यहाँ पे शुरू हो गया, मोरक्को, अल्जीरिया सब है। और ये इटली आप देख रहे हैं, ये फ्रांस है, स्पेन। ये ओटोमन एम्पायर बहुत तेज, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, ओटोमन एम्पायर यहाँ से ये पूरा। ओटोमन एम्पायर ये यहाँ पे कैलिफ हुआ करते थे, ये मुस्लिम रिलीजन की ये रिलीजियस सीट हुआ करती थी। इवन जो इंडिया के उस समय मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो ये सुन्नी सेक्ट के, ये सब लोग अपना हेड उन्हीं को मानते हैं, जो कैलिफ थे। और ये चले हैं 1919 तक, जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में का रिजल्ट नहीं आया। फिर वहां से फिर कमाल पाशा ने उसको उनको वहां से हटाया था, जिनको अल तुर्क बोला जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये पूरा एरिया जो है, ये सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब अंडर जो है ये ओटोमन एम्पायर के पास है। और ओटोमन एम्पायर अब वीक होना हल्का हल्का शुरू हो चुका है। और जो यहाँ के लोग हैं, ये भी अपनी पुरानी लैंग्वेज, पुराने कल्चर, पुराने फोक टेल्स, पुराने डांस, उन सबको इकट्ठा करके ये लोग कहते हैं कि भाई एक हमारा एक अलग कंट्री हम है, हमारे पर कब्जा हो गया। अब ये भी अपनी फ्रीडम के लिए लोग भी पूरी फाइट करेंगे। ये 1850 में, 1815 में वियना में एक ट्रीटी होती है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बहुत ही क्या बोले, यूरोप ही बड़ा खूबसूरत है, और वियना तो स्पेशली। वियना में 1815 में होती है, एक ट्रीटी होती है जिसमें ये नेपोलियन के हारने के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले जब हटा दिए गए थे, जब किंग को हटा दिया गया था, जब डेमोक्रेसी आई थी, बाद में किंग को दोबारा लेके आया गया, वहां पे नेपोलियन आते हैं। और नेपोलियन कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हैं, बहुत ढेर सारे। वो मोनार्क को तो वापस ले आते हैं, उनका कहना था कि बिना मोनार्क के काम नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हैं, और उन रिफॉर्म्स को वो बाकी कंट्रीज में भी जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी किसी एक जगह का लॉ दूसरी जगह पे अनफिट हो जाता है। लॉ जो है वो भी लैंग्वेज की तरीके से डिफरेंट होता है, सेम लॉ हर जगह नहीं लागू होगा, इसलिए एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती, लॉ भी जगह के हिसाब से बदलता है। और विद इन द वाइड स्वाति और टेरिटरी जो इनके कंट्रोल में है, नेपोलियन ने, हाँ देखिए नेपोलियन आ गए यहाँ पे। नेपोलियन ने अपसेट किया कि कई रिफॉर्म्स, वही जो आपसे लोग से बात कर रहे थे, जो उसने ऑलरेडी उसने वहां पे फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और मोनार्की वही वापस आ चुकी थी, आप जो ठीक है। और डेमोक्रेसी जो उन्होंने खत्म ही कर दी थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जब नेपोलियन आते 1800, नेपोलियन, क्लॉजवेट, जाके राजा को तुमने दोबारा बैठा दिया गया, सिंबॉलिक है। हाँ? वीक राजा को बैठा तो दिया गया, वो राजा, लेकिन राजा वीक है, और उसके जो ये नेपोलियन वगैरह जो है, ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। नेपोलियन राजा नहीं, नेपोलियन जनरल है, जनरल है, मिलिट्री से है, वर्ल्ड वॉरियर है ना मिलिट्री, इसीलिए तो पूरा भी करेगा। और इसने वहां पे इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, तो उसने पूरे सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे। क्लियर? और ये सिविल कोड ऑफ 1804 लाया, इसको नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। और जितनी प्रिविलेजेस थी बर्थ पे, वो सब ले लिया उन्होंने, के साथ फलानी घर में आपका जन्म हो गया है,
इसलिए आप एरिस्टोक्रेट हो जाएंगे, इसलिए आप फलानी जगह के बादशाह हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इस चीज को खत्म किया कि सब लोग बराबर होंगे। और वैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी भी को भी उसने सिक्योर किया बाकी लोगों के लिए। ये जो कोड है, इस कोड को, जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, जो उन्होंने जो लॉ बनाया, जो लॉ फ्रांस के लिए बनाया, उन्होंने कहा कि ये ठीक है क्योंकि सबको राइट मिल रहा है बाई बर्थ, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा राइट नहीं मिलने चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी भी सबके पास होना चाहिए। इस तरीके के ढेर सारे नेशनल लॉज थे। ये लॉ उसने जाकर के बाकी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट लगा दिया, जो वो जीतते गए। खास करके जर्मनी में लगाया था, जहां पे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, बाद में उनके हटते ही सारे लॉ हटा दिए गए थे। वही 1815 की जो ट्रीटी ऑफ वियना जो होगी, वहां सब हटा दिए जाएंगे। वो जो जहां जब भी फ्रेंच कंट्रोल था, जैसे कि हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में, ठीक। और नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उनको उसने सिंप्लीफाई किया। और ये फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को में उसने उसने कर दिया और खत्म किया जमींदारों की जमींदारी सिस्टम को। और जो जिसको प्रजा बोलते थे, जिसको आप लोग वो लेबर, जो नौकर चाकर जो थे, जो गरीबों जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको फ्री कर दिया कि अब आप इनके गुलाम नहीं रह गए। सर्वडम बेसिकली गुलामी से मिलती जुलती कोई चीज, बहुत ही बुरी स्थितियां थी सब, उनको फ्री किया। इनके पास ना राइट टू प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट इनका ना राइट टू प्रॉपर्टी है, ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन पे कुछ लोग जमींदार बने हुए थे, कुछ लोग राजा बने हुए थे। लेबर एक्सप्लॉयटेशन से ही लोग उतनी बड़ी स्थितियों में पहुंचते। पुराने जमाने में सब, आज के बारे में कोई बात नहीं करे तो बेहतर। इन द टाउन्स, शहरों में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे वो उन्होंने खत्म कर दिए। जो ट्रेड पे होते थे, वो जो करेंसी थी, तो इन सब चीजों को लेकर के होता था, जो हुंडी बोलते। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, ठीक। तो पुराना, अब इन्होंने उनको आजाद करवाया, जो लेके गए थे, जो सर्फडम था, जमींदार थे उनको खत्म किया वहां के, जिसको फ्यूडल बोलते थे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ठीक किया, क्लियर। और गिल्ड से रिस्ट्रिक्शन हटाए, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया। ये जो पीजेंट, आर्टिजियन वर्कर्स और जो नए बिजनेसमैन थे, ये अब एक मिनट हम वापस आते हैं, नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये नई फ्रीडम को खूब एंजॉय किया। वही जैसे देख ले हम लोग, इस पेंटिंग को देख ले हम लोग। ये पेंटिंग है, जो है ये जो ब्लू कलर में है, ये सब फ्रेंच आर्मी के लोग हैं। ये देखिए, ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे हैं, और लोगों का ठीक से, ये वुमेन्स के साथ भी बदतमीजी हो रही है। एक कार्ट वाले को पूरा घेर लिया है, लिबर्टी के नाम पे जो आदमी है ये एट्रोसिटीज करने लगे, जो लोग वहां पे गए हुए, और उनको कर लिया। और ये जो कार्ट मैन था उसको जमीन पे बैठा दिया, मतलब झुका दिया है। और खुद देखिए सब, ये सब वहां पे सब एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कुछ हम वो दे रहे हैं। ये सरकास्टिक है। ये जर्मन पेंटर हैं, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ये पेंटिंग से बहुत सारी बातें पूरी होती थी उस जमाने। पेंटिंग आप लोग अगर ध्यान से देखते रहेंगे तो हो जाएगी। देखिए एक और पेंटिंग है, ये नेपोलियन को पूरा पेंट किए बनाया है। नेपोलियन वहां से वापस आ रहे हैं, ये ये बैटल हार जाते हैं लिस्पिक में 1813 में। वहां से जब वापस आ रहे हैं तो ये जो गिर रहा है वो एरिया था जो उन्होंने जीती हुई थी।
ये हार जाते हैं, वॉर हार जाते हैं, सब लोग मिलकर ऐसे लड़ते हैं, तो जो वापस आ रहे हैं, तो जो जितना आगे जाते हैं तो पुरानी एरिया फ्री होती जा रही है। तो इतनी एरिया जो गिर रहा है वो सब ये सिंबॉलिक दिखाया है। और बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर, उनको ये रियलाइज होने लगा कि जो यूनिफॉर्म लॉ रहेंगे और स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स रहेंगे और एक कॉमन नेशनल करेंसी रहेगी, उससे मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो और कैपिटल है एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर आराम रहेगा। जैसे अब आप अगर यूरोप अब अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हर जगह पे यूरो डॉलर ही चल रहा है। और पहले हर कंट्री की जब अलग अलग करेंसी होती तो सिर्फ करेंसी एक्सचेंज में ही आदमी लगा रहता था। आज के डेट में इस बात की बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है, और कॉमन करेंसी कम से कम नेशन में तो एक करेंसी हो ही जानी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा आराम हो जाता है। और सेम वेट एंड मेजर्स रहे, ताकि ये भी मालूम रहे कि क्या हो रहा है। अदरवाइज उसके नाप जोख में ही बहुत टाइम निकल जाता था और बड़ी दिक्कत होती थी। अब जो एरिया जो जीती गई वहां पे जो लोकल लोगों का जो रिएक्शन हुआ पॉपुलेशन का, वो फ्रेंच रूल के बारे में वो मिक्स था। बहुत सारी जगहों में, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड में जो तमाम सिटीज थी, जैसे ब्रूसल्स ये यहाँ पे है, बेल्जियम में है, मिलान इटली में, वार्सा पोलैंड में, ठीक है। तो वहां पे जो फ्रेंच आर्मी, तो सबसे पहले तो हुआ कि साहब इनके बहुत वेलकम हुआ कि लोग लिबर्टी लेकर के आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे जो इनिशियल इंतजाम था वो बहुत जल्दी ही खत्म होने लगा हॉस्टिलिटी में। ये बात क्लियर हो गई कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया। फ्रीडम तो वो कह रहे हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, सबको लिबर्टी मिलेगी, लेकिन टैक्स बढ़ गए। टैक्स बढ़ गए तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आ गए, सेंसरशिप लगा दिया। और क्योंकि जो फ्रांस वाले चाह रहे थे पूरी दुनिया भर में ये लोग, पूरे कॉन्टिनेंट पे ये लोग अपना ये अपनी अपने थॉट्स को फैलाना चाह रहे थे कि नेशन स्टेट होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, कॉमन करेंसी होनी चाहिए, तो इन एक लैंग्वेज है। तो इन सब चीजों के लिए उनको बाकी कंट्रीज को अटैक करना था, तो अटैक करने के लिए आदमी चाहिए। तो जो एरिया ये लोग ऑक्यूपाई करते थे वहां पे जबरदस्ती लोगों को वो लोग मिलिट्री में वो लोग इन एडमिशन करवाते थे, पोस्ट की चलिए आपको करना पड़ेगा और चल के लड़िए वहां पर। इस बात से लोगों को बहुत, और टैक्सेशन बढ़ ही रहा था, और ये भी शुरू हो गया, तो लोगों को रिवोल्ट करना, तो लोगों पे लोग खुश नहीं रह गए कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। चलिए आपको पहला चैप्टर कंप्लीट, क्लियर, कोई दिक्कत? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कई लोगों को राहत आ गई कि आज कई चैप्टर साथ में होंगे। देख बेटा, जितनी कोशिश हम करेंगे मैक्सिमम कवर करने की, जितनी जितनी देर आप लोग बैठ पाते हैं, कि बाकी लोग तो आप लोग बैठे तो तब भी गनीमत है, बेचारे कुछ बच्चों को तो ये ऑनलाइन देखना पड़ेगा लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो उनके लिए तो और ज्यादा मुसीबत रहती है उतनी देर तक देखते रहना। क्योंकि वही सब लोग कहते हैं कि सर एक ही दिन में पूरा करवा दीजिए, ठीक। अगर आप मिड 18वीं सेंचुरी का अगर आप देखते हैं, यूरोप का मैप देखते हैं, तो कोई नेशन स्टेट नहीं है उस टाइम पर। जिस चीज को आप जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आप जानते हैं आज, वो किंगडम्स में टूटा हुआ था, छोटी छोटी एरियाज थी, ठीक। तो ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही उसी समय इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो स्थितियां यूरोप में है वही स्थितियां एशिया में भी होंगी, वैसे इंग्लैंड में भी होंगी। तो वहां भी जैसे देश बनेगा वैसे ही देश यहां भी बनेगा। सेम थॉट से मामला चलेगा ना, पूरे वर्ल्ड भर में एक तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। वो किंगडम्स था, डचीज थी, कैंटन्स थे, यहाँ पे रूलर्स जो थे उनकी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी हुआ करती थी, जैसे यहाँ पे राजा होते थे, नवाब होते थे, तालुकेदार होते थे, वैसे वैसे कहीं पे किंगडम्स हैं, कहीं पे डचीज हैं, कहीं पे कैंटन्स हैं, छोटी छोटी एरियाज हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, दो चार पांच शहर का मिलाकर के एक हो गया इस टाइप से।
तक जो लोग जो बड़े हैं 15-20 समझ लीजिए, एक स्टेट समझ लीजिए, जैसे मैसूर रहा है, इंदौर है, झांसी की रानी का एरिया है, वैसे ही वहां भी था। डचेस है, कैंटन है। और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज वहां पे हुआ करती थी, जहां पे डाइवर्स पीपल रहा करते थे, और वो कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। क्लियर? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यूरोप में भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट 1850s के आसपास इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले यूरोप में हो रहा है क्योंकि, और वही लोगों का इंपेरियलिज्म में उन्होंने फैला रखा, तो फिर वही ऑल वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आएगा। एक शेयरिंग थी, मालूम था। इंटीग्रेशन में जो पुरानी स्टोरीज होती हैं, जो फोक टेल्स होते हैं, जो गाने होते हैं, जो कहानियां होती हैं, वो कॉमन होती हैं, वो कल्चरली यूनाइट करती हैं। कश्मीर से लेकर के इंडोनेशिया तक आपका कल्चरली चीजें इन्वाइटेड थी। श्रीलंका से तो भगवान राम जाते ही हैं। हनुमान जी कर्नाटक में जन्म ले रहे हैं, भगवान राम अयोध्या में जन्म ले रहे हैं, चित्रकूट है, फिर उसके बाद पूरा बीच का एमपी पूरा पड़ेगा, श्रीलंका तक जाएंगे, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में सेम कहानी चल रही है, सेम मैथोलॉजी है आपकी, सेम बातें हैं। तो यहां से वहां तक कुछ चीजें मिल जाएंगी। वैसे महाभारत में मिल जाएगा, गुजरात में भी आपको द्वारका मिलेगा, सरिस्का में आपको मिल जाएगा कि हाँ पता यहाँ से ये लोग अज्ञात, यहाँ पे लोग वनवास यहाँ पे किया हुआ था। कभी सरिस्का सेंचुरी जाएगा, वहां पे भीम जी के मुक्का मारा हुआ है, उससे बहुत बड़ा सा हो गया छेद हो गया, वहां से वो लोग बाहर निकल गए थे। और सरिस्का ऊपर वहां पे मंदिर भी है हनुमान जी का बड़ा। टाइगर सेंचुरी है, ये दिल्ली से जयपुर जाते समय बीच में पड़ती है। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, तो कई सब तरह के लोग रहा करते थे, और डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। जैसे हैप्स जैसे हैप्सबर्ग एम्पायर में जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल किया करते थे, वो एक पैचवर्क था मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपुल्स का। इसमें एल्पियन रीजन्स में ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सुडटलैंड, और यहाँ तक कि बोहेमिया where the aristocracy was predominantly जर्मन स्पीकिंग। और ठीक है, इस एरिया में जर्मन स्पीकिंग, एल्पाइन रीजन में, ट्रायल में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, बोहेमिया में, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग। ठीक है। और जबकि कुछ दूसरी एरिया है जैसे लोम्बर्डी में या वेनेटिया में, यहां पर इटालियन स्पीकिंग है। तो एक ही एम्पायर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया हंगरी का का जहां पे रूल है, वहां पे अल्पाइन रीजन्स है, ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सुडरलैंड, बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग है जो एरिस्टोक्रेसी है, और यहां पर लोम्बर्डी एंड वेनेटिया में इटालियन स्पीकिंग। हंगरी में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मैग्यार है, while the other half spoke a variety of dialects, और वो बड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है। ग्लेशिया में जो रेस्ट्रोकेसी है वो पॉलिश। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग से कुछ बात कर लेते हैं। ये ढेर सारे नाम आ गए, इसको याद कैसे किया जाए? तो ये लिख के ही याद हो पाएगा। तो एक पेपर में लिख के जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे एक बना के डाल दीजिए। ऊपर जर्मनी स्पीकिंग, नीचे लैंग्वेजेस के नाम, नीचे एरिया के नाम, इटालियन स्पीकिंग ये नाम,
ऊपर बना देंगे, जैसे आप बनाएंगे चिपकाएंगे 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैप में ए में एरिया देख लीजिएगा कि कहां पर है, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नाम मिस हो जाएंगे। और जो 3 डोमिनेंट ग्रुप है वहां पे, और बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप, जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग और मैग्यार स्पीकिंग में, जहां पे कई तरह की भाषाएं हैं, तो 3 तरीके का बना लीजिएगा। जर्मन स्पीकिंग एरिया, इटालियन स्पीकिंग एरिया, इटालियन में 2 ही हैं, लोम्बार्डे एंड वेंटिया, तो ये तो याद ही हो गया, लोम्बार्डे और वेंटिया। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हैब्सबर्ग अंपायर की, जो ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में रूल करता था। ठीक, तो हैब्सबर्ग अंपायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में रूल करता था, वहां पे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। इटालियन के लिए हम लोगों ने बताया लोम्बार्डी एंड वेंटिया थी, और मैग्यार बोली जाती थी। हंगरी में इसके ढेर सारे इंटरनल वेरिएशन थे, ठीक, जैसे हिंदी में अवधी भी हो गया, भोजपुरी भी हो गया, ब्रज हो गया, ऐसे मैथिली तो ढेर सारे थे। उसी तरीके से यहां पर जो है, और ये आपको सिर्फ आपको एक नाम आपको याद करना है जहां पे जर्मन स्पीकिंग थे, तो उसमें अगर आप ट्रायल, ऑस्ट्रिया और सुदरलैंड के ये 3 नाम याद कर लेंगे, बोहेमिया मतलब से याद ही हो गया होगा अब तक आप लोग का, ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सुदरलैंड, बोहेमिया। लिख लीजिए, कुछ बना लीजिए, TASB क्या बन जाएगा? TASB से क्या बनेगा? कैस बनेगा। बी ए BAST कर दीजिए, फास्ट हो गया। तो बास्ट अब तो याद हो गया, बास्ट आप लोग को। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, द बाउंड्रीज। उन्होंने कहा कि इन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा और भी अंपायर में लोग रहा करते थे, मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमाइस एंड स्लोवोक्स नॉर्थ में, स्लोवन्स कार्निलोला में, क्रोड्स साउथ में, और रोमन्स ईस्ट में। तो ईस्ट वेस्ट, ये इसके अलावा ये 4 और देख लेते हैं। ईस्ट में रोमन्स है, साउथ में क्रोस्ट है, कैरिलूना में स्लोवंस है, और नॉर्थ में बोहेमियंस है, स्लोक्स है। तो डिफरेंट रेस के लोग डिफरेंट जगह पे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अलग अलग लोग हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। मतलब ये डिफरेंट, एक कंट्री में डिफरेंट एरियाज है में लोग रह रहे हैं। बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान मत होइए कि याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक आइडिया होनी चाहिए बस, कि कुछ भी इसमें से आप लोग कर लेंगे तो भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर बात आप लोग को पूरी क्लियर होनी चाहिए। और ट्रांसलिवेनिया और रोमन्स इन द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, और ये जो डिफरेंसेस थे वो एक पॉलिटिकल यूनिटी को जल्दी नहीं बनने देते थे। ठीक, तो सेम लैंग्वेज पे ही काम नहीं होगा। द ओनली टाइप बाइंडिंग जो जिस वजह से ये लोग बने हुए थे डायपस को, वो कॉमन एलिजियंस टू द इंपरर। इसी इंपरर की जगह बाद में नेशन आ जाएगा। एक इंपरर की वजह से सब लोग एक साथ, हम लोग इकट्ठा है। तो जिनको साथ रहना होगा अपनी मर्जी से, प्लेबसाइट से, वो लोग साथ रहेंगे। और जिनको अपनी अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग कहानियां, अलग फोकस, अलग डांस के लिए, और अलग स्ट्रगल, अलग ग्लोरी के लिए अलग नेशन बनाना, गोल अलग बनेगा। इसमें तो बहुत ढेर सारे नेशन बने हैं। ये एक कुछ समय इंपॉर्टेंट डेट, 1797, नेपोलियन इटली को इन्वेट क्या पूछ रहे थे कब? 1800 के आसपास, तो 1797 नेपोलियन का फॉल हो गया। हम लोगों ने पहले भी बात करा था, 1815 में वियना पीस सेटलमेंट हुआ था। 1821 में ग्रीस आजाद होता है। ये लोग भी पहले ओटोमन एम्पायर में है, ग्रीस है।
तो ये लोग को पूरा होता है कि साहब हम लोग तो पुराने लोग हैं, पूरे वर्ल्ड पे रूल करने वाले। आपने मूवी 300 देखी होगी आप लोग ने, वो वहां पे जाके सब लोग भीड़ पड़ते हैं। और ग्रीक सिविलाइजेशन तो आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स थ्योरम थी, आर्किमिडीज हैं, पैथागोरस हैं, सभी तो वहीं के थे। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ग्रीक, मतलब पूरा सब कुछ वही लोग डोमिनेट किया करते थे। वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ गया था, तो वहां से ये लोग अपनी अलग लैंग्वेज को लेकर के लोग वहां से अलग हुए थे। और 1848 में यूरोप में ढेर सारे में रिवोल्यूशंस हुए थे। वहां के जो कॉमन लोग थे, जो लेबर क्लास था, उसने रिवोल्ट किया था कि उनको बहुत हार्डशिप पे रहना पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, जमींदार जा चुके थे, और बहुत सारे जमींदार ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे, तो वो सर्फ की तरीके से इनको अब इनका भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसी टाइम पे चार्ल्स डिकेंस की बुक है डेविड कॉपरफील्ड ने बहुत अच्छा सा उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ था, मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया था। इटली, जर्मनी, मैग्यार, पोल्स, चेक, हर जगह पे नेशन स्टेट आए थे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है 1848। फिर 1859 से लेकर 1870 के 10 साल तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। ये भी अब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग। और ये बिस्मार्क का बड़ा काम। पहले जर्मनी का पहले यूनिफिकेशन होता है, और इसी तरह पे बाद में ये इटली का होने लगता है। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म जो है वो फोर्स गैदर करता है हैब्सबर्ग में और बाकी ओटोमन एम्पायर में। हाउ डिड नेशनलिज्म इन द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? नेशनलिज्म और ये नेशन स्टेट की आइडिया ये आई कहां से? ये कहती है कि सोशली एंड पॉलिटिकली एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, हम लोग ने आप लोगों से काफी हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्टिनेंट पे, एक एरिस्टोक्रेसी थी जिसके पास जो लोग सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही डोमिनेट करते थे। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बाई बर्थ हुआ करते थे, यही लोग पढ़े लिखे थे, अपने अपने कल्चर, अपनी चीजों की वजह से लोग जाने जाते थे, पावरफुल भी हुआ करते थे। और और ये लोग इतने बड़े लोग थे कि इन लोग आपस में शादी ब्याह भी हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये सब आपस में एक दूसरे से मिले भी रहा करते थे। और यहाँ पे इनके बीच में रीजनल डिवीजन नहीं था। एक जगह के राजा की लड़की की शादी दूसरे जगह के राजा के लड़के से हो रही, आप वहां सब ठीक है। और वहीं पे कोई किसी को, तो अब दो जगह से रिश्तेदारी होगी, फिर उसमें तो सब, तो राजाओं की शादी में सिर्फ राजा लोग ही मौजूद रहते, कॉमन लोग बाहर हो जाते, बड़े लोगों की बड़ी बात है। वही लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे। जैसे अभी हुआ था अयोध्या में, हुए प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो अमिताभ बच्चन भी आएंगे, विराट कोहली भी आएंगे, और वहीं पे धीरू ये मुकेश अंबानी भी आएंगे। ठीक है ना? तो वही उन लोगों के लिए अलग प्रसाद भी बना था। तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड ग्रेट कस्ट। तो ये जो वही हमने बताया, जो शादी ब्याह में भी आपस में सब लोग जुड़े रहते हैं। चीफ मिनिस्टर की लड़की की शादी चीफ मिनिस्टर के लड़के से होगी, लालू प्रसाद यादव की लड़की की शादी मुलायम सिंह यादव की फैमिली में होगी। ठीक है ना? तो अब उस तरह की चीजें, लेकिन अब उसके बाद ये सारी दोस्ती की चीजें थे, ये कॉमन इंस्टीट्यूशन से भी डेवलप हो जाती है। जैसे आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल के लोगों से आप लोगों की ज्यादा दोस्ती होती है। अगर आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे तो आईआईटी से होगी। आप लॉ कॉलेज में जाएंगे तो लॉ कॉलेज वालों से ज्यादा दोस्ती को उसमें ऑल ओवर इंडिया से आपको हो जाएगा। और वो ये आपका जो ये जिंदगी भर ये पूरी एल्यूमिनाई आपके हमेशा साथ में खड़ी होगी। आप अगर सिविल सर्वेंट हो जाते हैं, आप आईएएस हो जाएंगे, तो वो पूरी कम्युनिटी आपकी हो जाएगी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड। हाँ, ये तो हम लोग ने कर दिया। वो छोटा सा ग्रुप था, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी,
उसकी हालत खराब, जो उसको पीजेंट्री कहते हैं। और वेस्ट में तो ज्यादातर लैंड जो थी वॉज फाउंड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, और जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टाइज बाई वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। वेस्टर्न यूरोप में तब भी स्थितियां ठीक थी, छोटी छोटी लैंड थी, लोग वहां पे काम करते थे। बाकी जो ईस्टर्न यूरोप था वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी, और वहां पे सर्फ से काम करवाया जाता था। बात समझ में आपको आ रही है? तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप में जो था, तो जहां पे लोगों की स्थितियां ठीक है वहीं पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। ठीक। वेस्टर्न यूरोप में जहां पर थोड़ी सी बड़ी जमीनें थी और किसान खुद अपना काम करता था। ईस्टर्न यूरोप में जमीन मतलब बड़ी स्टेट हुआ करती थी तो गुलाम काम किया करता था, इसलिए वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्थितियां ठीक है, और वहीं पे स्किल्ड लेबर भी आ जाएगा, वहीं पे लोग पढ़े लिखे भी होंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, 1750 में। ये वही टाइम है जब हिंदुस्तान पे उनका कब्जा शुरू होता है, और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, हिंदुस्तान को लोग बर्बाद करते हैं। जिस कॉटन की वजह से भी हम लोग आगे देखेंगे वो पूरे यूरोप भर में छा जाते हैं, वो कॉटन जो है बेसिकली इंडिया को रिप्लेस करके। जब ये आते हैं तो 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है इंडिया के पास। बट इन फ्रांस इन पार्ट्स द जर्मन स्टेट इट, और लेकिन फ्रांस में और बाकी जगह पे ये 19th सेंचुरी में ही हो पाया, तो लोग थोड़ा सा आगे हो गए, 60-70 साल आगे हो गए लोग। तो 60-70 साल का टाइम बहुत होता है। अब नए सोशल ग्रुप जो है अब आगे, जिसमें एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है और एक मिडिल क्लास बना जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट का बना हुआ था, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स का। हमने आप लोग से बात की थी, ये वाला जो मिडिल क्लास है ये डिमांड कर रहा है, क्योंकि अब नए युग में ये लोग, इनके पास पैसा है, कंट्री को ये चला रहे हैं, और इनकी नई डिमांड है कि हम सब पुराने जमींदारों को नहीं झेलेंगे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप और हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। तो ये कम थे लेट 19th सेंचुरी तक। इट वाज अमंग द, ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वहीं पे नेशनल यूनिटी की बात हुई, और उन्होंने ही कहा कि जब जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिली हुई है कुछ लोगों को, जो पुरानी राजशाही चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? एक लैटिन वर्ड है लिबेरिया, उसी से वर्ड लिबर्टी बने, लिबर, सॉरी सॉरी लिबर, लैटिन रूट है लिबर, मींस फ्री। फ्री है तो फ्रीडम से लिबर्टी बनेगा, लिबर्टी फ्रीडम है आपको, और वहीं से लिबरलिज्म की आइडिया भी आई। तो जो नया मिडिल क्लास है वो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम के लिए खड़ा होता है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में बनाए। ये पुराने राजा और जो पुराने एस्ट्रोक्रेट्स हैं इनके खिलाफ सब लोग खड़े हो रहे हैं कि अब नए सिस्टम में हमें हमारा होना चाहिए।
ये आप लोग भी देखते होंगे, अब तो कोई जमींदार आपके यहां नहीं रहता, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई राजा नहीं है। हम लोग बड़े लोगों में किन लोगों को जान रहे हैं? हम लोग टाटा ग्रुप को जानते हैं, हम लोग अंबानी ग्रुप को जानते हैं, हम लोग गोदरेज ग्रुप को जानते हैं, हम लोग अजीम प्रेमजी ग्रुप को जानते हैं, अडानी को भी जानते हैं हम लोग। इस तरीके से वेरियस, मतलब महिंद्रा ग्रुप है, बजाज ग्रुप है, राजा नहीं है ये लोग। क्लियर? तो 19वीं सेंचुरी में तो वहां भी यही हुआ कि जो जो नए लोग क्लास आ रहे थे, और खास करके इसमें से वो वाला क्लास जो है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, और ज्यादा डिमांड कर रहा है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मिडिल क्लास इसको बोलते हैं, में डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये लोग जिसमें आते हैं, बैंक मैनेजर्स, टीचर्स। प्रेस की फ्रीडम भी इस समय डिमांड में है। किस बात की फ्रीडम हो कि हम लोग लिख सके, क्रिटिसाइज कर सके, अपनी ओपिनियन दे सके, पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेगा, मनमानापन नहीं होना होगा। और जो सफरेज मीन द राइट टू वोट, एक नया वर्ड है सफरेज, इक्वलिटी बिफोर द लॉ में जो स्टार्टिंग में है, वो सबके लिए सफरेज की, यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं हो रही है। सबको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको मिलेगा जो लोग समाज में ठीक स्थितियों में। अभी भी अडल्ट सफरेज होने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, वुमेन्स का स्ट्रगल भी अलग से होगा। आप लोग यहां देखिए कि जो रिवोल्यूशनरी फ्रांस है, जहां पे पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां पे जो राइट टू वोट था एंड टू गेट इलेक्टेड, वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग लोगों को मिला था। आप लोग से बाकी हम लोग बात हुई चुकी है, लोगों सबको नहीं मिल रहा था। और जैकोबियंस और अंडर द जैकोबियंस है, सिर्फ ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। नेपोलियनिक कोड में उसने लिमिटेड सफरेज दिया और वुमेन को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, माइनर के। और उन्होंने कहा कि वो या तो फादर के या हस्बैंड के अंडर में रहेंगी। तो पूरे 19th और 20th सेंचुरी तक इन लोगों को नहीं मिला। और यू बी सरप्राइज टू नो इट कि सबसे पहले एडल्ट सफरेज, जो कंप्लीट एडल्ट सफरेज जो है, और मेन एंड वुमेन और बिना प्रॉपर्टी के सबको इंडिया में पहले मिला है, इंग्लैंड में बाद में मिला, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में बाद में मिला है। हम लोग 1950 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से जो गवर्नमेंट बनी थी, उन लोगों को उसी समय पूरा दे दिया था। और इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म जो है स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और लिबरलिज्म का मतलब था कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, स्टेट ओन, जो स्टेट जो बिजनेस में जो रिस्ट्रिक्शन लगाता था, उसको खोलने की बात हो रही थी। जैसे ग्लेसनॉट और पेरिस्टोरिका जब रशिया में इंट्रोड्यूस हुआ, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जब मार्केट ओपन हुआ, जब इंडिया ने भी मार्केट ओपन किया था, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो पहले खत्म करे जाते हैं। जो डोमेस्टिक की, हम लोग अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, और वहां पे तो इंटरनल बैरियर ढेर सारे थे, उसको भी फ्री करा जा रहा था। तो इससे बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा होगा कि अब इनका सामान अब कहीं भी बिक सकता है। और 19वीं सेंचुरी में ये एक स्ट्रांग डिमांड थी इमर्जिंग मिडिल क्लास की, क्योंकि इंडस्ट्री जितना फायदे में आएगी, मिडिल क्लास को उतना फायदा होगा। उसी हिसाब से तनख्वाह बढ़ेगी जब इंडस्ट्रीज की इनकम रहेगी। तो भाई कितने सीईओ से, सबके भी कितने करोड़ों के पैकेजेस है। लेट अस टेक द, अभी कह रहे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन हम लोग देखते हैं 19वीं सेंचुरी में, जो नेपोलियंस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उन्होंने एक काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ 39 स्टेट्स जर्मनी में थे इंटरनल। इसके बारे में हमने आपको इससे पहले भी बताया था। जो 39 स्टेट्स जर्मन में थे, ये इनकी अपनी अलग करेंसी है, इनके अलग अपना
ये टैक्सेशन सिस्टम है और आपको सारे कस्टम से निकलना पड़ता है। अगर 5% भी एक जगह पे लग रहा है तो आप अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहे हैं तो अपना सामान बेचने के लिए आपको 11 कस्टम बैरियर्स आपको पास करना पड़ेगा, और लगभग 5% भी देना पड़ गया तो 55% आपकी चीज का दाम ही आपका 1.5 गुना हो गया जो टैक्स की वजह से। उतना पैसा आपका और इन्वेस्ट भी हो गया, तो उतना आप सामान भी और लेके नहीं जा सकते हैं, उतना पैसा को रखना पड़ेगा टैक्स में देने के लिए। और वेट और मेजरमेंट भी अलग अलग था हर जगह पे, ये भी आप लोग से बातचीत हो चुकी है। जैसे एक चीज थी, ये लेंथ, एक कपड़ा नापने के लिए होते थे इली, ELLE, जो हर रीजन में अलग अलग था। ठीक? जर्मनी में ही अलग अलग था। जैसे फ्रैंकफर्ट में आपको 44.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ मिलेगा एक इले में। ठीक? फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर की लेंथ मिलेगी। मेज में 55.1 सेंटीमीटर की मिलेगी। न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर हो जाएगा और फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चारों जर्मनी के ही शहर हैं, मेजर सिटीज, और हर जगह पे सेम यूनिट की लेंथ अलग अलग है। ठीक? फ्रैंकफर्ट में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65 सेंटीमीटर और फेयरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर एग्जैक्ट आपको नहीं भी अगर याद है, आपको शहर के नाम याद है, कुछ भी याद है, तो आप लोग जितना याद है उतना आप लोग लिख दीजिएगा। ये तो याद है कि एक सबसे ज्यादा वाला तो आप याद रखिएगा 65.6 सेंटीमीटर और सबसे कम वाला 53.5 सेंटीमीटर। ठीक? सबसे ज्यादा न्यूरमबर्ग में है और सबसे कम जो है वो फेयरबर्ग में है। और फ्रैंकफर्ट हम लोग को बताया कि वहां की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहां पे 54.7 सेंटीमीटर है। मीन्स एक याद कर लीजिए। सच कंडीशंस जो है वो देखी गई, ये उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सचेंज में बड़ी दिक्कत आया करती थी। और नेपोलियन ने जब किया था तो एक कर दिया था, बाद में बिस्मार्क आते हैं जो सारे जर्मन स्टेट्स को एक में करते हैं। 1834 की हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस करने में दिक्कत होती है तो एक कस्टम यूनियन बनाएगा जिसको जोल वीरियन बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। क्या बोल रहे हैं? जॉल वेराइन बोलते हैं। किसी ने बताया कि सर ये जॉल वेराइन स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, नहीं? तो ये जॉल वेराइन जो है वो प्रूशिया के और इनिशिएटिव पे बनाया गया, उसको बाद में जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। जॉल वेराइन ये जर्मन लैंग्वेज का ये एक कस्टम का यूनियन है। इस यूनियन ने जो इनने टैरिफ एबॉलिश कर दिया, नंबर ऑफ करेंसीज कम कर दिया। पहले लगभग 30 करेंसी थी, 39 स्टेट से 30 करेंसीज थी, सिर्फ जर्मनी में वो रिड्यूस करके 2 तक कर दिया। ठीक? और रेलवे भी आ चुका था 1834 में, उससे भी मोबिलिटी ज्यादा होने लगी थी। मतलब ट्रेड अब ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे, है ना, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाना है, रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी बाहर तक भेजना है। तो इन सब चीजों के लिए अब कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो चुका है, रेलवे से आना जाना भी इजी हो गया है, पहले बहुत टाइम लगा करता था। और इसकी वजह से भी नेशनल यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प हुई थी। और जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, इसने एक वाइडर नेशनलिज्म कि इकोनॉमी वाइज हम लोग एक हो रहे हैं, इससे एक वाइडर नेशनलिज्म एक ज्यादा डेवलप होने लगा। और कहीं भी जब इंटरेस्ट सेम होने लगते हैं तो लोग दूसरे ढंग से एक साथ इकट्ठा होने लगे। ये एक ब्लॉक था हम लोग इकोनॉमिस्ट था।
कि नेशन तभी डेवलप हो सकता है जबकि इकोनॉमिक मेजर ऐसे हो कि वो नेशन को साथ रखें। ये जॉल्वेरियन, जॉल्वेरियन ही नाम बताया सब। जॉल्वेराइन, जॉल्वेराइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जॉल्वेराइन जो है ये बनाया गया था कि पूरी कंट्री को वो एक रखने के लिए, कस्टम ड्यूटीज का यूनिफिकेशन के लिए। उससे इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हो ही चुका था। हाँ, यहाँ पे तो हुआ था। अच्छा, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850। कंजर्वेटिज्म, जो पुराने लोग थे, जो लोग हटाए गए थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, अब इन लोगों का एक फिर से ग्रुप बना। उन्होंने कहा कि साहब हमारी जो पुरानी संस्कृति थी हम इसको हम वापस लाएंगे, वो तो हमारा सब खत्म हो रहा है। ठीक, हम लोग अपने जो हमारे जो पुराना कल्चर था, जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, वो जो पुराना रिलीजन की जो सारी बातें थी, उन सबको हम दोबारा इकट्ठा करेंगे और एक नया ग्रुप हम लोग बनाएंगे। उनको कंजर्वेटिव बोला गया। उन्होंने कहा कि हम लोग का बहुत बढ़िया इतिहास हम लोग का रहा है, और ये 1815 में जब नेपोलियन जब हार जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन नई चीजों को लेकर के आए थे, रैशनलिटी और साइंस पे मामला डिपेंड था, उसको लोगों ने कैंसिल कर दिया। और उन्होंने कहा साहब हम लोग वो जैसे पहले मोनार्की होती थी, जैसे चर्च होता था, जैसे सोशल हायरकीज होती थी, ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे प्रॉपर्टी होती थी, जैसे फैमिली होती थी, ये सब प्रिजर्व होना चाहिए। जो भी लोग कंजर्वेटिव होंगे, चीजों होंगे, वो वुमेन्स के या जो लोग सोशल हायरकी में जो लोग नीचे हैं उन दोनों को दबाते हैं, क्योंकि तभी पुराने वैल्यू सिस्टम से उनका मामला एडजस्ट होता है। वो बोले या ना बोले, और जो जो ज्यादातर कंजर्वेटिव्स थे वो प्री रिवोल्यूशनरी डेज में जाना चाहते, बैक रिवोल्यूशन के पहले वाले दिन में। उन्होंने however did not propose a return to society of pre-revolutionary, नहीं, प्री रिवोल्यूशनरी डेज में एग्जैक्टली नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो चेंजेस उसने ने किए थे, नेपोलियन ने किए थे, वो उससे हम लोग का जो मॉडर्नाइजेशन जो है वो स्ट्रेंथन होगा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक मोनार्की, और स्टेट पावर को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाएगा। उन्होंने कहा नेपोलियन की चीजों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उसने इन्फॉर्म किए हैं, लेकिन हम पुराने इंस्टीट्यूशन को हम रिवाइवल करेंगे। सॉरी सॉरी, ये कहा उन्होंने। हम नेपोलियन की चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेपोलियन ने जो खास चेंजेस दिए हैं, जैसे करेंसी का एक हो जाना, या जैसे एक सेंट्रलाइज पावर हो जाना, लेकिन ये सारे काम अगर मोनार्की के थ्रू हो तो ज्यादा अच्छा है, और हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस को हम लोग वापस लेके आए, जैसे चर्च है, फैमिली है, ये सब चीजों को तो री इस्टेब्लिश करेंगे, और एक मॉडर्न आर्मी हम लोग बनाएंगे, इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी होगी, एक डायनेमिक इकोनॉमी होगी। क्योंकि अब देखिए मेजर चीज देखिए इकोनॉमी था, तो इकोनॉमी पे कंजर्वेटिव हमेशा ध्यान है कि इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी इकोनॉमी वाले मानने नहीं जा रहे हैं, टैक्स इन्हीं को देना। तो आपको वो काम करना होगा जिससे कि जो बिजनेसमैन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर जा रहे हैं, वो संतुष्ट रहे, जिससे उनको आसान हो ट्रेड करने में। उसको उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि ये फ्यूडलिज्म को हम एबॉलिश करेंगे, ठीक, और सर्वडम भी खत्म करेंगे। उन्होंने इससे हम लोगों का जो है वो यूरोप की मोनार्की और मजबूत होगी। मतलब कंजर्वेटिव्स ने यह कहा कि जो इनकी जो अच्छी बातें थी उसको हम ले लेते हैं, और हम अपने पुराने इंस्टीट्यूशन को भी साथ में रखते हैं, दोनों को साथ मिला के चलते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें?
अब जो दो अब 1815 में जो यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ब्रिटेन है, रशिया है, रूसिया है और ऑस्ट्रिया है। ये वियना कन्वेंशन, ये वियना कन्वेंशन, इन सब ने मिल के नेपोलियन को हराया था। और उन्होंने कहा कि सभी लोग वियना में मिले, और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है 1815। आप जब कभी आप लोग अगर जो लोग लॉ में जब लोग जाएंगे, जो लोग लॉ का कोर्स करेंगे, उसमें ये इंटरनेशनल लॉ में ये ट्रीटी आज तक इसकी वैल्यू है। यहां से तमाम कन्वेंशंस और कस्टम्स और रूल्स निकलते रहे थे। तो 1815 की है। तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, यही नाम है ना, मेटरनिच। तो डेलीगेट्स जो थे उन्होंने 1815 की ट्रीटी की। ऑब्जेक्ट था कि जो ज्यादातर चेंजेस जो किए गए हैं उसको हम लोग बदल देते हैं। जो फ्रेंच लॉ था, उस फ्रेंच लॉ को अगर आप किसी और कंट्री पे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो उतना सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रांस की कंडीशन को देख के बना हुआ है। जैसे लैंग्वेज जगह की अलग होती है, वैसी जगह का लॉ भी अलग होता है। ये इसको इसको वोल्क जीस्ट बोलते हैं कि जो लॉ जो है वो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से बनता है। सिर्फ लॉ बना देने से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। 20 लॉ बने हुए नहीं इंप्लीमेंट करते। हेलमेट पहन के चलिए, नहीं इंप्लीमेंट करते। 18 साल से कम के लोग स्कूटी टू व्हीलर नहीं चलाएंगे। जितने लोग बैठे हैं उसमें से मतलब 90% से ज्यादा लोग तो अभी चला रहे हैं, और हेलमेट भी किसी के पास नहीं है। तो जब तक लोग खुद पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, जो लोग चाहते हैं वही लॉ बनता है। तो वहां भी तो इसी तरीके से जो नेपोलियन ने जो लॉ, फ्रांस के लॉ जर्मनी में जो इम्प्लीमेंट कर दिए थे, उन सबको बाकी सब कैंसिल कर देंगे। ये देखिए, ये जो बुर्बन डायनेस्टी है, बॉर्बन, सॉरी, जो बॉर्बन डायनेस्टी है, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिप्लेस किया गया था, वो फिर से पावर में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्हीं को हटाया गया तो फिर से वापस ले आया गया। और फ्रांस ने जो, नेपोलियन ने जो एरिया जीती थी वो सब हाथ से, इसके कोई हमसे कोई पूछ रहा है कि जब उधर इतने पीरियड में ये लोग कहाँ रहे होंगे, कि जो लोग हमको मतलब इसके थ्रू जानेंगे, नेट के थ्रू जानेंगे, उनके लिए पूछ रहे कहाँ रहे होंगे। बेटा, राजा लोग कहाँ रहते हैं? राजशाही खत्म हो गई ही, लेकिन राजा तो महल में है ही है ना। आज भी आप अगर कभी जोधपुर जाइए, देखिए राजा कैसे रह रहे हैं। अरे भाई, लोग राजा की दूसरे ढंग से इज्जत करते हैं। आज तक राजा है ना, राजा खत्म हो गए हैं। आप अयोध्या में देख लीजिए, राजा अयोध्या है कि नहीं है? राजा राजा सुल्तानपुर भी है। सिंधिया कहाँ रहते हैं? जयपुर महल में कौन रहता है? मैं राजा है। आप उनको, आप कम बस समझ लीजिए। आधे घर में होटल चलता है 5 स्टार, इसमें सिर्फ फॉरनर के लोग रुकते हैं। कभी उम्मेद पैलेस जाइएगा, रुकिएगा वहां पे, समझ में आ जाएगा। वो रुकिएगा मतलब जाके खाना तो खा ही लीजिएगा। वही लोग खास करके जो लोग एनएलयू जोधपुर ज्वाइन करेंगे, एनएलयू जोधपुर वालों को तो भी खुद खास जगह है वो। कोई भी पार्टी जाता है तो बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं, खासकर जब पेरेंट्स आते हैं किसी फंक्शन वगैरह में। वॉज रिजॉर्टेड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी। जो फ्रांस ने जो टेरिटरी जो जीती थी वो सब खत्म हो गई। इसकी वजह से सीरीज ऑफ स्टेट जो है वो वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर के साथ। अब दोबारा फ्रांस वाले जो है अटैक ना करें, इसके लिए सब इकट्ठा हुए। तो इसलिए जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसको आप लोग हॉलैंड बोलते हैं, विच इंक्लूडेड बेल्जियम,
was set up in the north and Genova was added to Piedmont in the south. ठीक, तो बेल्जियम के साथ नीदरलैंड मिल गया ताकि एक मजबूत देश बन जाए, फ्रांस दोबारा ना अटैक करे। और जिनोवा जो है वो पिडमॉन्ट के साथ मिल गया। प्रूशिया को एक was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया कि आप सब लोग मिलकर देखते रहे कि अब दोबारा ये अटैक ना करें, अभी तो ले लिया गया है। और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स की थी वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। देख लेते हैं, तो नीदरलैंड को बेल्जियम से मिला दिया गया, दोनों बगल बगल थे भी। और जिनोवा जो है ये काम हुआ नॉर्थ में हुआ, ऊपर की तरफ फ्रांस के, और नीचे के साउथ में जिनोवा जो है ये पाइडमॉन्ट से मिलाया गया। और प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट वेस्टर्न फ्रंटियर, while ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न। तो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया और प्रूशिया कुछ नई टेरिटरीज मिल गई ताकि लोग स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में आ जाए। जर्मनी को कुछ नहीं बोला गया। और रशिया को एक पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रूशिया को सेक्सोनी मिल गया का एक पोर्शन। मेन इंटेंशन था कि जो मोनार्कीज हैं उनको रीसेट कर दिया जाए, जो नेपोलियन ने हटाया था, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर वहां पे यूरोप में आ जाए। ठीक है, इसको जरा सा इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, मैप पे बना लीजिएगा। ठीक, एक मैप ले लीजिएगा, अपने हाथ से बना लीजिएगा। और ये नीदरलैंड बेल्जियम तो आप लोग को याद ही रहेगा। और ये नॉर्थ में था और जिनोवा जो है साउथ में पेडमॉन्ट के साथ। और प्रूशिया को नई टेरिटरी मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर पे, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया। और रशिया को पोलैंड का मिल गया और प्रूशिया को एक सेक्सोनी का पार्ट मिल गया। और पूरा आइडिया था कि दोबारा हम लोग कंजर्वेटिव वो बनाएंगे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। जो पुरानी हम लोग को जो पुरानी इंस्टीट्यूशन उसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। और नेपोलियन के यहाँ से जितनी अच्छी चीजें थी उसको भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। और स्पेशली जो सर्फडम था उसको हम लोग खत्म करेंगे। फ्यूडल सिस्टम खत्म होगा, सर्फडम खत्म होगा। इस पे सब लोग एकदम एग्री थे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। कंजर्वेटिव रेजिम जो है वो 1815 में जो सेटअप की गई वो ऑटोक्रेटिक थी। वो क्रिटिसिज्म और डिसेंट वो नहीं झेल पा रहे थे। ठीक, पुराने लोग आ गए थे। कंजर्वेटिव रेजिम्स जो होती हैं वो कभी भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट वो नहीं टॉलरेट करती, क्योंकि पुराने राजा रहे, उनकी आदत नहीं। और उन्हीं का राजा से मतलब जो लोग राजशाही को जो लोग सपोर्ट करते हैं उसी तरह के लोग का जो पूरा ग्रुप बनता है, जो लोग पहले से ही बड़े लोग रहते हैं। और उनकी एक आदत रही थी, जो कह दिया है भाई लॉ है। and sought to curb activities that question the legitimacy of the autocratic governments। और वो तमाम काम जैसे डेमोन्स्ट्रेशन या उस तरह की चीजों को एकदम पूरी तरीके से रोक दिया गया। सेंसरशिप लगा दी गई न्यूज़पेपर्स के ऊपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, कहीं भी अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जहां भी लिबर्टी और फ्रीडम की बात होगी उसको रोक दिया गया। चुपचाप जो गवर्नमेंट कह रही है उसको करिए। ये देखिए एक फिर पेंटिंग है, सब लोग बैठे, सबका मुंह बंद कर दिया, पार्लियामेंट चीजें हैं सब विदाउट फ्रेज विक। ये है क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर्स डेटिंग टू 1820 का है, जो लिखा हुआ है लेफ्ट में कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग इज हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस।
क्वेश्चन ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, सबके मुंह पे पहले ही पट्टी बांध दी गई है कि आप लोगों को फ्रीडम कब तक मिलेगी बोलने की। ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। और ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो बातें आई थी, लिबर्टी फ्रीडम, सब खत्म। फिर से नए ग्रुप आएंगे। इतना इजी नहीं है जो चीजें आप लोग को आराम से मिली हुई हैं, बहुत लड़ाइयां हुई। और खास करके जैसे जो यूरोप में मिली, यूरोप वालों ने बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए वो लोग आज वहां पर। फिर एक हुआ तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज थी वो लिबरल्स को बार बार याद आती थी। और अब फिर से अब रिवोल्यूशनरी आ जाए। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं भी घटनाएं होती हैं, जब भी मूवमेंट खत्म होता है, कंजर्वेटिव आते हैं, फिर रिवोल्यूशनरीज आते हैं। ये रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, रिविलियन करते हैं, ये पढ़े लिखे भी होते हैं, ये सबके साथ बराबरी की बात कर रहे होते हैं और सबको अपने साथ जोड़ के चलना चाहते हैं, खास करके जो निचला वाला ग्रुप है, और ये यंग होते हैं। वहां भी यही हुआ। और फिर अब सारे रिवोल्यूशनरीज आ गए। रिवोल्यूशनरीज में जो इंपॉर्टेंट नाम है मजीनी, 1807 में बॉर्न हुआ था और सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हुआ वही 24 साल के। 24 साल की उम्र। भगत सिंह 23 साल, भगत सिंह 23 साल में है। 24 साल में, हाँ नहीं तो हाँ, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल से थोड़े से छोटे। वो लोग 26 साल के थे, लेकिन तब भी 22, 23, 24 साल, 24 साल के हैं। इनको बाहर निकाल दिया गया 1831 में कि हाँ भाई हटो क्योंकि एक ये लिगुरिया में ये एक रिवोल्यूशन ये प्लान कर रहे थे। अब जो बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने और ज्यादा अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाया। सबसे पहले यंग इटली बनाया मरसाइलिस में, ये इनका नाम याद रखिएगा, हाँ, मजीनी, यूएसपी मजीनी। हाँ, अच्छा ये बता रहे हैं कि सब ये दो नाम, दो लोग हैं इसी नाम से, अभी हम लोग मिजानी, किसी ने मिजानी नाम बोल रहे हैं, ठीक। ये उस पे मिजानी जो थे, ये 24 साल की उम्र को बाहर निकाल दिया गया। लिगुरिया में इन्होंने और ज्यादा वो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई और यंग यूरोप बनाया बर्न में, जर्मनी में। ठीक। तो यंग इटली बनाया ब्रसालिस में, यंग यूरोप बनाया बर्न में। और और लाइक माइंडेड जो यंग थे, जो लोग थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी स्टेट्स के, वो सब लोगों का पूरा ग्रुप बन गया। और बिजानी को बिलीव करते थे कि जो भगवान ने नेशंस को नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड बनाया, ठीक। नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट्स है। तो इटली कुड नॉट कंटिन्यू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो जो इटली है वो छोटे छोटे टुकड़ों का कोई पैचवर्क नहीं होगा। तो इसको सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना होगा, और एक कंट्री बनाने के लिए विद वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, जो छोटे 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 जो बने हुए पैचवर्क वो सब मिल करके एक बड़ा नेशन बनाएंगे। ये कल्पना है बिजानी की। और ये काम सिर्फ यूनिफिकेशन से हो सकता है, जिसमें कि इटालियन लिबर्टी इन्वॉल्व होगी। और इस मॉडल को देखते हुए सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में बनाई गई, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। और मिजानी का लगातार जितने राजा लोग हैं वो बहुत अपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की उसकी जो आइडिया है, उससे वो लोग को घबराहट हो रही है कि कहीं आ गए तो हमारा क्या हो।
तो जो लोग हैं, जो लोग राजा हैं, जो मोनार्क हैं, जो कंजर्वेटिज्म से वापस आ गए थे, वो लोग डरने लगे। और इसी में मैट्रिनिच described him as the most dangerous enemy of our social code। ये एक पेंटिंग है मेटेगाजा की, मेटेगाजा की पेंटिंग है। ये सीक्रेट सोसाइटीज, ये लड़के। अब अगला चैप्टर है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस।